Good morning. Good morning, everyone. Good morning. आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत है। गुड मॉर्निंग त्रिवेदी जी, गायत्री जी गुड मॉर्निंग, पल्लवी गुड मॉर्निंग, किरण मैडम गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप मैडम? हम थोड़ा वेट करेंगे, लोग जॉइन कर रहे हैं। हम 2 मिनट में हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। सुमन जी गुड मॉर्निंग, पिनाक जोशी जी गुड मॉर्निंग, तेज सिंह जी गुड मॉर्निंग, विश्वराज सर गुड मॉर्निंग, समुंदर सिंह जी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? हम 2 मिनट वेट करेंगे। अगर मेरी आवाज़ और आपका मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स। रमेश जी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स। मीनाक्षी जी गुड मॉर्निंग, संजय जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, किरण जी बोल रही है कि मेरी वॉइस और वीडियो दिख रहा है, पर फिर भी हम वेट करेंगे, थोड़ा 1-2 मिनट वेट करेंगे। अनीश जी गुड मॉर्निंग। ओके, तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। गुड, ओके। रमेश जी गुड मॉर्निंग, सुमन जी गुड मॉर्निंग। सो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? गुड। आप सभी को इस लाइव वेबिनार में आपका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हुँ? सो नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आप सब लोग टाइम निकाल के ये वेबिनार जॉइन किया है आपने। आपका नॉलेज आपको बढ़ाना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल टू दिस वेबिनार सेशन। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, आपका एप्रिसिएशन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही प्रॉपर्ली सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। हम जो आपको हर महीने बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, जो कुछ भी हम बताते हैं, वो आप बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हो और इसके रिजल्ट्स आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स के जो लैब रिपोर्ट्स है, वो भी नॉर्मल आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, लाइट लग रहा है। So congratulations and very nice. You people are doing a very good job. Keep it up. So अभी हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके? ओके। सो अनीता जी गुड मॉर्निंग, गिरिधर जी गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मतलब गिरिधर जी तो हैदराबाद से है और किरण जी भी जयपुर से है शायद मेरे ख्याल से। सो अलग-अलग सिटी से सब लोग जॉइन हो रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग योगेंद्र जी, गुड मॉर्निंग वेदिका जी। ओके, सो वी स्टार्ट विथ आवर सेशन, ओके? ओके, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नीलपर्णा खेड़कर है और मैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में एक पैनल कंसल्टेंट हूँ। सो आप सभी का इस लाइव सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है वेट मैनेजमेंट एंड डायबिटीज़। ठीक है? सो मैं अभी मेरे प्रेज़ेंटेशन शुरू करती हूँ। ओके, वेलकम ऑल। क्या आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो प्लीज़ टाइप Y इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ टाइप Y इन द चैट बॉक्स।
गुड मॉर्निंग रमेश जी, गुड मॉर्निंग अंबर जी, गुड मॉर्निंग राज बहादुर जी। अगर मेरे स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सो डायबिटीज एंड वेट मैनेजमेंट। डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट का बहुत मतलब इट इज इंटरलिंक टू ईच अदर। अगर आपका वेट ठीक से है तो आपके डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है आसानी से। अगर आपका वेट ज्यादा है, कम है, तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए वेट मैनेजमेंट करना ये बहुत ही जरूरी है। ओके, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि दे कैन सी माय स्लाइड, सो आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज आवर आइडियल वेट, व्हाट इज आवर परफेक्ट वेट? ये हमको मालूम ही नहीं होता है कि हमारा आइडियल वेट क्या होता है या हमारा प्रॉपर वेट, करेक्ट वेट क्या होता है। हमें लगता है कि हम पतले दिख रहे हैं तो हम प्रॉपर वेट है। हमें लगता है कि हम ठीक आईने में जो दिखता है हमको, और हमको हम ऐसे जो महसूस होता है वो हम हमारा आइडियल वेट या परफेक्ट वेट समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइडियल वेट और परफेक्ट वेट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो हम हमारी आइडियल वेट, प्रॉपर वेट कैसे निकाल सकते हैं? टू नो योर प्रॉपर वेट, आपको आपकी हाइट से और आपके बीएमआई से आप अपना आइडियल वेट निकाल सकते हो। यानी क्या? आइडियल वेट इन केजीज इज इक्वल टू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100। यानी कि अगर किसी इंसान की हाइट 150 सेंटीमीटर्स है तो उसमें से हमको 100 माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। उस 50 सेंटीमीटर्स में हमको प्लस और माइनस 2 केजीज करना है। मतलब क्या? कि उस इंसान की हाइट 150 सेंटीमीटर्स है, माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 50, सो दैट इज 48 टू 52, ऐसे उसका वेट का रेंज होना चाहिए। ये तो एकदम आसान तरीका है। हाइट तो हम घर में आराम से मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से हम हाइट मेजर कर सकते हैं, उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम आसानी से एकदम इजीली हमारी आइडियल वेट, आइडियल जो प्रॉपर वेट है वो हम निकाल सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है, आप सभी लोग घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो अपनी हाइट और वेट निकालने के लिए, ठीक है? तो दूसरा तरीका है बीएमआई। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे गूगल पे। ये जो गूगल महाराज है ना, ये सबको बहुत हेल्प करते हैं। उनकी वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ये करेक्ट ही हो। बट बीएमआई कैलकुलेशन करने के लिए गूगल पे बहुत सारे ऐप्स हैं। उसपे आप अगर आपकी हाइट और वेट डालोगे तो आपका बीएमआई आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब बीएमआई क्या होता है? चलो जानते हैं बीएमआई क्या होता है। क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? अ, क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज़ टाइप वाई इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो, या मैं स्लो जाऊँ? ओके, सो व्हाट इज़ बीएमआई? बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स। यानी क्या? बीएमआई इज़ द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। मतलब क्या? द बीएमआई इज इक्वल टू द पर्सन्स वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ पर्सन्स हाइट। मतलब आप अगर बीएमआई के कैलकुलेटर पे जाओगे गूगल पे, उसमें आप आपका एज एंटर कीजिए, आपका जेंडर एंटर कीजिए, फिर आपकी जो वेट है उसको आपको एंटर करना है इन पाउंड्स। कोई-कोई ऐप में वो पाउंड्स में होता है, कोई-कोई ऐप्स में वो केजीस में होता है। फिर कोई-कोई ऐप्स में वो हाइट जो होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है, किसी-किसी में वो इंचेस में भी होती है। तो आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस उसमें एंटर करनी है, और कैलकुलेट बीएमआई ऐसे एक आता है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके ऊपर से आपको आपका बीएमआई पता चल जाएगा। ये बहुत ही ईज़ी है, आप ये आप ये सब लोग घर पे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो बीएमआई से हमको कैसे समझेगा कि हम अंडरवेट है, ओवरवेट है या नॉर्मल वेट है? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है और उसके पैरामीटर्स है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। हुँ? सो वेट कैटेगरीज़, हम अपने बीएमआई के हिसाब से और हमारे वेट के हिसाब से एक कैटेगरीज़ बनाई हुई है कि जिसके ऊपर से हमको समझता है कि हम अंडरवेट है, हमारा वेट नॉर्मल है, हम ओवरवेट है या हम ओबेस है। सो अंडरवेट जो लोग हैं, उनका बीएमआई होता है 18.5 से नीचे। मतलब अगर आपका बीएमआई आपके कैलकुलेटर पे आया कि 18.5 है, तो इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हो। नॉर्मल वेट वाले लोगों का बीएमआई होता है 18.5 से 24.9 तक, ठीक है? तो अगर आपका बीएमआई इस रेंज में है मतलब आप नॉर्मल वेट हो, आपका आपका बीएमआई भी नॉर्मल है, आपका वेट भी नॉर्मल है। अगर आप ओवरवेट हो, तो आपका बीएमआई जो है वो 25 से 29 तक जाएगा, और अगर आपका बीएमआई 29 से ऊपर है, तो आप ओबेस हो, ठीक है?
तो इस बीएमआई की कैटेगरी से अगर आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो और ओबेस हो, तो आपको आपके शरीर पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपना वेट घटाना है या तो फिर बढ़ाना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जो आप घर बैठे आपके बीएमआई से और आपके हाइट से आप आपका वेट जान सकते हो। आज मेरा सेशन होने के बाद आप सभी लोग ये ट्राई कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉपर वेट आइडल वेट हो कि नहीं। ठीक है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। उम, ठीक है। मीनाक्षी जी बोल रही है येस कि ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू मीनाक्षी जी फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू सो मच। सो नाउ कमिंग टू आवर कोर टॉपिक कि वेट और डायबिटीज का क्या रिलेशन है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेट और डायबिटीज से इंटरलिंक्ड है। अगर आप अंडरवेट हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप ओवरवेट हो तो भी प्रॉब्लम है। अभी तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज क्यों होती है और डायबिटीज किस वजह से होती है और हम उसको रिवर्सल कैसे कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी तो आप सब लोगों को मालूम है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको कि डायबिटीज जो है ना, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब क्या कि अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या आपके शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो, तो ये सारी चीजें जो मिलके अपने शरीर में जो उसका रिएक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, या शरीर पर जो परिणाम होता है, उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। यानी हमारा वजन, हमारी शुगर लेवल्स, हमारा बीपी और हमारे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स, ये चारों मिला के जो हमारे शरीर पे परिणाम होता है, उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये तो हम आसानी से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वेट का और डायबिटीज का क्या रिलेशन है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि डायबिटीज के 5 प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज एंड लार्डर डायबिटीज। ठीक है? तो आज हम सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। ओके। इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। थोड़ा-सा बताती हूँ मैं आपको कि कैसे ये हमारे शरीर पे काम करता है। क्या होता है कि जब हम कोई आहार लेते हैं, हम कोई खाना लेते हैं, तो उसमें हमको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में हम जब ये अन्न ग्रहण करते हैं, तो ये जो खाना हम लोग खाने के बाद ये हमारे शरीर में जाके उसका ग्लूकोज़ में परिवर्तन हो जाता है। तो ग्लूकोज़ का परिवर्तन होने के बाद ये सारा जो ग्लूकोज़ है, ये हमारे सेल्स में जाता है। मतलब क्या, ब्लड में पूरा ग्लूकोज़ मिलके ये सारा हमारे सेल्स में जाता है, हमारे ऑर्गन्स में जाता है और इसी ग्लूकोज़ की वज़ह से हमको एनर्जी मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है और हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यानी कि ज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये बात करने के लिए भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमको ग्लूकोज़ की वज़ह से मिलती है। और ये जो ग्लूकोज़ है, ये हमारे सेल्स में ले जाने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, वो हेल्प करता है। उसकी वज़ह से, इंसुलिन की वज़ह से ही ये सारा जो ग्लूकोज़ है, वो हमारे सारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में जाता है। बट टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि किसी कारणवश ये इंसुलिन बनता ही नहीं है। उनके शरीर में, ये पेशेंट्स के शरीर में, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स के शरीर में ये इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन नहीं बनता है, इसलिए ग्लूकोज उनके सेल्स में नहीं जाके उसको एनर्जी नहीं दे सकता, उसको ऊर्जा नहीं दे सकता। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, उसको हमारी बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करती है। यानी क्या कि जो हमारे लीवर में बचा-कुचा कोई ग्लूकोज है, लीवर में होता है, हमारे मसल्स में होता है, हमारे जो फैट टिश्यूज होते हैं, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, उसमें हमारा जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एक्टिविटीज के लिए। और इससे क्या होता है कि वो जो टाइप 1 डायबिटिक का पेशेंट है, उसका वेट कम होने लगता है, वो पतला दिखता है, वो वीक दिखता है, उसको बहुत थकावट होती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स इन सारे पेशेंट्स को एक्सटर्नल सिंथेटिक इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं, टैबलेट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ग्लूकोज का जो सिक्रीशन है, वो अच्छे से वो सारे सेल्स में जाके उनको एनर्जी देता है, उनको ऊर्जा देता है और उनका धीरे-धीरे वेट गेन होता है। तो अभी वेट गेन कैसे होगा? तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंसुलिन यू आर टेकिंग। आपके शुगर के लेवल्स के हिसाब से डॉक्टर आपको इंसुलिन का डोज़ बताते हैं कि आपको कितना लेना है।
अगर आप प्रॉपर डाइट करोगे तो भी आपका वज़न बढ़ जाएगा। अगर आप ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना खाओगे, डॉक्टर के हिसाब से अगर प्रॉपर डाइट लोगे, तो भी आपका वज़न बढ़ सकता है और आप कौन से टाइप का इंसुलिन लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच इंसुलिन यू आर टेकिंग, व्हाट डाइट यू आर टेकिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ इंसुलिन यू आर टेकिंग। क्योंकि हम बोलते हैं कि इंसुलिन ये है जो एक ग्रोथ हार्मोन है। तो अगर आप ये ग्रोथ हार्मोन लोगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। सो मोर द इंसुलिन मोर इज द वेट गेन। बट ये सारी चीजें हमको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर की निगरानी के ऊपर ही हमको इंसुलिन का डोज लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज में वेट गेन और वेट लॉस। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इन पेशेंट्स के शरीर में इंसुलिन तो रहता है, लेकिन किसी कारणवश ये इंसुलिन काम अच्छे से नहीं करता है, उसके काम में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरोध होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो सारा जो हम खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाता है, जिसका ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, वो वैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ही रहता है और इसीलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये जो अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, प्रॉपर खाना नहीं खाएँ, अगर हम फास्टिंग नहीं करें, तो ये ग्लूकोज ऐसे ही हमारे शरीर में रह के हमारा वज़न बढ़ेगा और हमारा वेट गेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में हमारा वजन बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो खाना हम लोग खा रहे हैं, उसको कम लेना है। उसको हमको एक्सरसाइज करना है, हमको प्रॉपर डाइट लेना है और हमको प्रॉपर वे से फास्टिंग करना है। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा वज़न कम होने में मदद हो जाएगी। अब ये तो हो गया डाइट से, कि डाइट की वजह से हमारा वज़न बढ़ सकता है या कम हो सकता है। बट कोई मेडिसिन्स ऐसी भी है कि जिनकी वजह से हमारा वज़न बढ़ सकता है, जैसे कि वेट गेन करने वाली मेडिसिन्स, डायबिटिक मेडिसिन्स है, ग्लाइकोसाइड है, पाइलोटाज़ोन है। अगर आप ये टैबलेट्स ले रहे हो, तो आपका वज़न बढ़ सकता है और अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो और एम्फाक्लोसिन ले रहे हो, तो आपका वेट कम भी हो सकता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेट और डायबिटीज का क्या संबंध है। मतलब क्या, इन शॉर्ट, कि अगर आपका वेट प्रॉपर है, अगर आपका वजन प्रॉपर है, तो आपका डायबिटीज के जो आपके जो फास्टिंग एंड पोस्ट लंच के जो लेवल्स है, वो नॉर्मल आ सकते हैं। है ना, इतनी इजी बात है। तो अभी हमको समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारा वेट मैनेज करना है, हमारा वेट प्रॉपर करना है, आइडियल करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज टाइप वाइड इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो प्लीज टाइप वाइड इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हमको हमारा वेट कैसे मैनेज करना है। सो अगर हम अंडरवेट है, तो अंडरवेट के क्या-क्या इफेक्ट्स हमारे ऊपर हो सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। अंडरवेट होना मतलब क्या होना, कि माल न्यूट्रिश होना। मतलब क्या, कि जो हम आहार ले रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे। मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है। यानी कि जो हम प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स जो हम ले रहे हैं ना, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे। उसका जो है वो हमारे शरीर में उससे उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो, क्योंकि हम उसको कम अमाउंट में ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी इम्यूनिटी का पावर कम हो जाएगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो हमें हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे, बहुत सारे एलर्जीज़ होंगी और हमको बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो सकती है। हम बार-बार बीमार पड़ सकते हैं। हमें सर्दी, खाँसी, जुकाम और बुखार आ सकता है और हम वीक हो जाएँगे। हम बहुत थक जाएँगे, बहुत थकावट हो सकती है और हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, वो भी करने की हमको इच्छा नहीं होगी। इससे एक 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूँगी, कि जैसे कि एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब क्या? कि लो ब्लड काउंट, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है ना, वो कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होने से क्या होगा? हमको डिज़ीनेस होगा, मतलब मतलब नॉसियाटिक फीलिंग होगा, हमको हेडेक होगा, हमको वीकनेस लगेगा और दिन-ब-दिन हमारा वज़न जो कम है, वो और कम होता जाएगा। तो टायर्डनेस होगी, फटीग होगी, वीकनेस होगी। इसकी वजह से क्या होगा? हमारा मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और हमारे बॉडी पेन शुरू हो जाएगा। हमारे काफ मसल्स पेन होंगे, हमारे शोल्डर्स पेन होंगे और हमको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। इसके बाद और एक हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या? कि हमारे जो बोन्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो बोन्स वीक होने से क्या होगा कि हमको फ्रैक्चर, अगर हम थोड़ा-सा भी गिर जाए, तो हमको बोन के फ्रैक्चर होने की संभावना हो सकती है। हमारे बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको हमारी
और भी ज़्यादा केयर करना चाहिए कि हम गिरे नहीं, हम बीमार पड़े नहीं। तो इसके लिए हमको अच्छे से पोषक तत्व लेने चाहिए, हमारा आहार अच्छे से होना चाहिए। और ऐसे क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, अगर हम वीक है, अगर हम टायर्ड दिखेंगे, हमारा फटीग होगा, तो हम अच्छे दिखेंगे भी नहीं और इसकी वजह से हमारा एस्टीम लो हो जाएगा, हमको डिप्रेशन आ सकता है। सो ऐसे जो अंडरवेट पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ही बुरा लगता है कि कोई उनको कुछ बोल ना दे, कोई उनके लुक्स के कुछ बोल ना दे। तो ऐसे में उनको डिप्रेशन हो जाती है और उनका एस्टीम लो हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी तो हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ अंडरवेट। अभी हम देखेंगे कि ओवरवेट का क्या हमारे शरीर पे परिणाम होता है। तो ये ओवरवेट होना या अंडरवेट होना, दोनों भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि दोनों का हमारे शरीर पे भी परिणाम होता है और हमारे मन पे भी परिणाम होता है। अभी हमने देखा कि अंडरवेट का क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि ओवरवेट का क्या हो रहा है। क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? अगर हाँ, तो प्लीज़ टाइप Y इन द चैट बॉक्स। ओके, सो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू तेज जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवरवेट। सो जैसे कम खाना भी बुरा होता है, वैसे ज़्यादा खाना भी बुरा होता है। और ज़्यादा खाना मतलब क्या कि अनहेल्दी खाना ज़्यादा बुरा होता है। फैटी फूड्स हो या ज़्यादा कार्ब वाला हो, पिष्टमय पदार्थ हो, वो हमको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा वज़न बढ़ता है। हमारे वज़न बढ़ने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे सारे ऑर्गन्स पे और उसमें मेजरली हमारा हार्ट जो होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि हार्ट हमारा एक मेजर ऑर्गन है, हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, तो जिसके ऊपर डायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन पेशेंट्स ओवरवेट पेशेंट्स जो होते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती है, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से उनके आर्टरीज़ पे प्रेशर आता है, उनकी आर्टरीज़ जो है वो थिक हो सकती है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। इस तरह से उनको बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम्स सिर्फ बड़े लोगों में मतलब एडल्ट्स में होती है ऐसा नहीं है। आजकल देखा गया है कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं मतलब जो 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे भी होते हैं, वो भी अंडर अगर ओवरवेट है, तो भी उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए हमको हमारा वेट मैनेजमेंट जो करना है वो सभी एज में करना है। छोटों से बड़ों तक हम सभी को हमारा वेट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। बाद में जैसे ये हम बताते हैं कि डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर हम अनहेल्दी फूड खाएँ, तो हमको डायबिटीज़ भी हो सकता है क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ही है। सो डायबिटीज़ हो सकता है, फिर बाद में किडनी की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। किडनी पे इसका इफ़ेक्ट होगा, हमारी आँखों पे उसका इफ़ेक्ट होगा। हमको बहुत ही यंग एज मगर आइज़ की बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। फिर हमारे एनर्जी लेवल्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएँगी, क्योंकि हम ओवरवेट है तो हमें कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमको एक्टिव रहने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि हमारा शरीर हम नहीं हिला सकते, हमारा बॉडी इतनी हेवी है कि हम उसको कोई एक्टिविटीज़ में काम नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा बैठे रहेंगे या सोए रहेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है। एनर्जी लेवल कम होने से वो सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं। उनको फिज़िकल एक्टिविटी करने की कोई इच्छा नहीं होती है क्योंकि पसंद नहीं होता है क्योंकि वो बॉडी के मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो जाती है क्योंकि पूरा दिन सोते रहते हैं तो रात में नींद नहीं आती। रात में नींद नहीं आती तो रात भर ये टीवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे या कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए उनकी लाइफ साइकिल है जो चेंज हो जाती है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे-धीरे उनको डिप्रेशन आ जाएगा। उनको सॉरी उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे बॉडी पे ही नहीं तो हमारे माइंड पे भी ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हमको हमारे वेट को ध्यान में रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब ये तो सारी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई ये पूरे मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी हो सकती है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो हम फीमेल्स में भी हो सकती है। जैसे कि लो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। कोई-कोई लेडीज़ अगर ओबेस है या अंडरवेट भी है तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और जब ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तब डॉक्टर उनको पहले सलाह देते हैं कि अपना वेट मैनेज करें क्योंकि वेट मैनेज करते ही कंसीव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनको बहुत सारी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीओडी मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है जो पीरियड्स आते हैं वो कभी कभी इरेगुलर आ जाते हैं, कभी हैवी ब्लीडिंग होता है या कभी लो ब्लीडिंग होता है या कभी कभी बहुत पेट में दर्द होता है। तो ऐसी सारी हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडीज में हो सकती है और
कोई हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये बहुत ही टेंशन वाली बात है कि हमको हमारे वेट की वजह से इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम हमारे वेट को ध्यान में हमने हमारे वेट को प्रॉपर रखना चाहिए, उसको आइडल वेट रखना चाहिए। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so now comes the solution for this कि how to control your weight, how to manage your proper weight. तो जैसे आपको मालूम है, आप सभी लोग अभी डीएफएफ से इतने महीनों से जुड़े हुए हो, तो उसमें आपको बताया गया है कि डीएफएफ के हमारे 5 पिलर्स हैं। डॉक्टर भागेश सर ने हमारे बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके इन पिलर्स को हमको बताया है कि ये पिलर्स क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन पिलर है डाइट। सो डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वेट मैनेजमेंट। अगर आपका डाइट प्रॉपर हो, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो, जैसे कि प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है और सारे न्यूट्रिएंट्स है जो आप प्रॉपरली अगर आप ले रहे हो, तो आपका जो डाइट है वो प्रॉपर हो जाएगा और आपका जो वेट है वो पूरा अच्छे से मैनेज हो सकता है। सो डाइट बहुत अच्छे तरह से फॉलो करना चाहिए और कब क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है? डाइट के बाद में आता है डिटॉक्स। जैसे कि हम बताते हैं कि ये सारी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया है, ये सारे जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन्स है, हमारे शरीर में अगर इम्प्यूरिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको हमारी बॉडी को क्लीन करना है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करना है। तो सॉरी, तो अगर हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, तो धीरे-धीरे हम ये सारी चीज़ें हैं, उनको रिवर्सल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अभी सिर्फ बॉडी को ही डिटॉक्स किया जा सकता है क्या? नहीं, तो हमको हमारे माइंड को भी डिटॉक्स करना है। क्योंकि अगर आपका माइंड ही डिटॉक्स नहीं हो, अगर आपका माइंड ही क्लीन नहीं हो, तो आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो ना, उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इसीलिए हमको माइंड और बॉडी दोनों को डिटॉक्स करना है। बाद में थर्ड पिलर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। आप ठीक से खाना खा रहे हो, आप बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो, माइंड को डिटॉक्स कर रहे हो, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, तो आपका जो डाइजेशन है, आपका जो बॉडी की जो सारी जो प्रोसेसेस चालू रहती है, वो ठीक से नहीं होगी। इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज हमारे माइंड पे भी काम करता है और हमारे बॉडी पे भी काम करता है। तो एक्सरसाइज भी करना है हमको। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में हम सभी को बहुत स्ट्रेस होता है। सभी लोग यहाँ-वहाँ स्ट्रेस में, मतलब बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, बड़ों बड़ों को भी स्ट्रेस होता है, हमारे सीनियर सिटीज़न्स को भी स्ट्रेस होता है। सबको किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेस जो होता है ना, ये बहुत ही हानिकारक होता है और ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ पे परिणाम करता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने बहुत सारे हम हमारे जो प्रोटोकॉल्स में बताते हैं कि आपको आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल्स है, गायत्री मैडम के जो लेक्चर्स है, उसमें हमको बताया जाता है कि हम हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और लास्ट आता है मेडिसिन्स। अगर आपको कोई बीमारी है, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में तो आपको मेडिसिन्स लेनी ही है और उसको हम हमारे लाइफ़स्टाइल अच्छा करके हम उस मेडिसिन्स के डोज़ को कम करेंगे, हम उस मेडिसिन के डोज़ को बंद करेंगे। इसलिए मेडिसिन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, हमारे सारे ये जो चीज़ों को ठीक करने के लिए, हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए, ये 5 पिलर्स पे अगर हम काम करेंगे, तो हमारा आसानी से सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। तो जैसे आप जानते हो, आप सभी जानते ही होंगे कि अब हमको एमआरपीज़ अवॉइड करना है। अभी एमआरपीज़ क्या है, ये आप सबको मालूम ही है कि एमआरपीज़ मतलब एम स्टैंड्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स। बाद में आर होता है, आर रिफाइंड प्रोडक्ट्स होता है। पी है जो पैक्ड प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है एंड एस स्टैंड्स फॉर सॉल्ट एंड शुगर। तो ये तो आप सबको मालूम ही है कि हमको एमआरपीज़ अवॉइड करनी है। बाद में जो प्रोपोर्शन ऑफ मील्स होता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं, जो मैं अभी पहले से आपको बोल रही हूँ कि हमको योग्य मात्रा में खाना खाना चाहिए, योग्य प्रमाण में खाना खाना चाहिए। तो वो जो होता है, उसका प्रोपोर्शन हमने बताया हुआ है। वो है 45% 45% आपके खाने का होता है, वो सैलेड्स होने चाहिए। मतलब क्या करोगे आप, अगर आप खाने का प्लेट ले रहे हो, तो आप एक बड़ा बाउल भर के आप पहले सैलेड ले लेना। ठीक है? सैलेड धीरे-धीरे चबा-चबा के खाना है। सो 45% जो आपका खाना है, वो सैलेड होना चाहिए।
उसके बाद 30% जो होता है वो आपकी सब्ज़ी, आपकी ग्रेवी, आपकी दाल या आपके जो मतलब वेट जो ग्रेवी आप ले रहे हो, वो होनी चाहिए, ठीक है? और 25% जो है वो आपके ग्रेन्स होने चाहिए, यानी कि ज्वार की रोटी, होल व्हीट की रोटी या बाजरे की रोटी, जो कोई भी रोटी आप खा रहे हो, वो होनी चाहिए। इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है आपको। पहले आप जो आप प्लेट ले रहे हो ना खाने की, उसमें पहले आप बड़ा बाउल भर के सैलेड ले लो। सैलेड खाना शुरू कर दीजिए। बाद में क्या करना, 1 रोटी लेना, 1 रोटी के साथ आपको 2 कटोरी सब्ज़ी लेनी है और 1 कटोरी दाल लेना है। ये फिनिश करना है। बाद में अगर आपको भूख है, तो आप फिर से 1 रोटी ले सकते हो, उसके साथ 2 कटोरी सब्ज़ी और 1 कटोरी दाल। ये प्रोपोर्शन अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो आप आराम से अच्छा खाना खाओगे और प्रोपोर्शन में खाना खाओगे और प्रॉपर खाना खाओगे। ये एकदम ही ईज़ी है और बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। तो आप लोग तो ये सब करते ही होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? फिर 21 डेज़ चैलेंज टू चेंज योर हैबिट। अब ये कैसे होता है? अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी आदतें भी होती है और बुरी आदतें भी होती है। तो अगर हमको हमारी आदत को चेंज करना है या हमको कोई आदत लगानी है हमारे ऊपर, तो अ, अनीता जी पूछ रही है कि इवन फॉर अंडरवेट 45% सैलेड नहीं अनीता जी, मैं आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि अंडरवेट लोगों के लिए क्या-क्या करना है। मैं आपको बताती हूँ, आगे के स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? ओके। सो कमिंग टू आवर 21 डेज़ चैलेंज। तो 21 डेज़ चैलेंज में हमको क्या करना है कि हमको कोई हैबिट अगर हमको लगानी है या हमको कोई हैबिट निकालनी है, तो पहले हम 7 दिन का टारगेट रखते हैं कि 7 दिन तक हम वो चीज़ नहीं करेंगे या वो चीज़ हम करेंगे। बाद में उसको 14 डेज़ तक फ़ॉलो करेंगे और जब हम 21 डेज़ तक पहुँच जाते हैं ना, तब वो हमारी हैबिट बन जाती है। हमारे शरीर को और हमारे मन को उसकी आदत हो जाती है। सो अगर आप कोई भी चीज़ 21 डेज़ तक लगातार करोगे, तो उसकी आपको आदत हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी करना है, तो आप स्टार्ट कीजिए और 21 डेज़ तक उसको लगातार करते रहिए। फिर उसकी आपको हैबिट हो जाएगी। बाद में आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेना है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ज़्यादा खाएँगे तो वो हमारे शरीर में ग्लूकोज़ ज़्यादा बनाता है और पूरा ग्लूकोज़ तो हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, हमारे सेल्स में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो जो बचा-कुचा जो ग्लूकोज़ होता है, वो हमारे शरीर में ऐसे ही रह जाता है और वो हमारे सारे फैट्स टिश्यूज़ में हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में वो स्टोर किया जाता है और हमारा वेट बढ़ जाता है। इसलिए हमको लो कार्ब डाइट लेना चाहिए। फिर लो जीआई डाइट कर लेना चाहिए। अभी जीआई मतलब क्या कि जीआई इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि जो कोई भी खाना आप खाते हो, कुछ भी खाते हो सब्ज़ी, रोटी व्हाटएवर फ्रूट आप खाते हो, उसका आपके शरीर में जाके जिसका ग्लूकोज़ का जो प्रमाण बन जाता है, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो ये आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। गूगल महाराज आपको सारी आंसर दे देंगे। अगर आप टाइप करोगे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, तो आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से वेजिटेबल्स और कौन से फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है। हमको वही फ्रूट्स खाने हैं, वही वेजिटेबल्स खाने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है। ठीक है? बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रेशन। अभी जैसे खाना नेसेसरी है, वैसे पानी भी नेसेसरी है, वैसे लिक्विड्स भी नेसेसरी है हमारे लिए। तो हाइड्रेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो 70% पानी से भरी हुई है और 30% जो है वो मसल्स है, बोन्स है, टिश्यूज़ है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो 70% पानी है, मतलब कि क्या हमारा बॉडी जो है वो उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन रहना चाहिए, यानी वो एसिडिक नहीं बनना चाहिए। अगर हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है, तो हमको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन रखने के लिए हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए और हमको स्पाइसी, नॉन-वेज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना 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 चाहिए। सो प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ टाइप व्हाई इन द चैट बॉक्स। अनिता जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी आगे चल के। हुँ? अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ टाइप व्हाई इन द चैट बॉक्स। ओके। थैंक यू अब्रार जी, थैंक यू। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके? हुँ। मीनाक्षी थैंक यू। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हाउ टू कंट्रोल योर वेट आगे आगे की स्लाइड है ये कि हम हमारा वेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो खाना जो ऐसे ही हम जो खा रहे हैं,
वो वैसे ही हमारे शरीर में रह जाएगा। एक्टिविटीज़ है, तो ही तो ये ग्लूकोज़ का सब ये आगे का चलेगा ना, तो हमको एक्सरसाइज़ भी करना है। तो एक्सरसाइज़ करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। वो रिलीज़ होने से हमको बहुत खुशी होती है, हम बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं। तो जितना डोपामाइन हमारे शरीर में रिलीज़ होगा, उतना हमको हैप्पीनेस होगा। इसलिए हमको एक्सरसाइज़ करना है। तो एक्सरसाइज़ के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि कार्डियो होता है, तो कार्डियो में हम वॉकिंग कर सकते हैं, हम ज़ुम्बा डांस कर सकते हैं, फिज़िकल गेम्स खेल सकते हो आप। बहुत सारे लोगों को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को टेनिस खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो ये गेम्स जो हम खेलते हैं, वो भी एक टाइप का कार्डियो एक्सरसाइज़ ही होता है। सो नॉट नेसेसरी कि चलो हमको कार्डियो मतलब सिर्फ जिम में जाके काम करना है, जिम में जाके एक्सरसाइज़ करनी है, ऐसा ही होता है, नहीं। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, अगर आप कोई डांस क्लास में जा रहे हो, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है, तो आप ये कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, वो आपके कार्डियो एक्सरसाइज़ में इंक्लूड हो सकती है। फिर जैसे कार्डियो इम्पोर्टेंट है, कार्डियो जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा मसल अच्छे से बनता है, हमारा मसल जो बॉडी में मसल्स जो है, वो अच्छे गेन हो जाते हैं, वो बॉडी हमारी टोन हो जाती है, बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो ये मसल्स ट्रेनिंग आप कैसे कर सकते हो? तो आप वेट्स से कर सकते हो और वेट्स सिर्फ ओवरवेट लोग ही नहीं यूज़ कर सकते, तो अंडरवेट लोगों को भी वेट्स का उपयोग करना चाहिए क्योंकि उसके उससे उनका मसल बाइंडिंग होता है, मसल बिल्डिंग होता है। तो अंडरवेट पेशेंट्स जो है, उन्होंने 1 केजी का वेट ही लेना चाहिए और ओवरवेट जो पेशेंट है, उनको उनके हिसाब से जो जितना वो सहन कर सकते हैं, उतने हिसाब से उनको वेट्स लेना चाहिए। अब ये हो गया एक्सरसाइज का, बाद में होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेडिटेशन से तो क्या होता है हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है हमको इन सारी चीज़ों को रिवर्सल करने के लिए। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अ, आपके बॉडी पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते हो। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो कॉन्संट्रेट उस पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते हो। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो मेडिटेशन करके हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारी स्लीप इम्प्रूव हो सकती है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है ओबेसिटी की वजह से वो हम कम कर सकते हैं और हमको शांति मिलती है, हमको इनर पीस मिलता है। तो मेडिटेशन के भी बहुत सारे प्रकार हैं जैसे कि प्राणायाम प्राणायाम जिसको प्राणायाम भी बोलते हैं जैसे कि अनुलोम-विलोम हो सकता है या कपालभाति हो सकती है, भ्रमरी प्राणायाम हो सकता है। तो प्राणायाम के भी बहुत प्रकार हैं जो हमको नेहा मैम बताती है कि आपको कौन से प्राणायाम कब करना है, ठीक है? मेडिटेशन के बाद आता है योगा। तो योगा से क्या होता है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाता है। हमको अच्छी नींद आती है। और अच्छी नींद आने से हमारा आगे का दिन अच्छा जाता है और हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें आप अपना 100% दे सकते हो। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर समझो आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, आपकी साउंड स्लीप नहीं हो रही है, तो आपका जो दूसरा दिन है, वो अच्छा नहीं जाएगा। सॉरी, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपको बहुत टायरिंग लगेगा, आपको बहुत भारी-भारी लगेगा। इसलिए नींद भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी कि फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी होती है। तो हम हमारी नींद जो है, वो मेडिटेशन से या योगा से हम उसको सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसे मानना है कि हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी माइंड। अगर आपका मन स्वस्थ है, तो आपका शरीर स्वस्थ हो ही जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे वाई टाइप करके बताया कि उनको समझ में आ रही है। थैंक यू, मैं सभी के नाम नहीं ले सकती। थैंक यू निरुपमा जी, थैंक यू राजेश जी, योगेंद्र जी थैंक यू, मीनाक्षी थैंक यू। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग टू आवर प्रोटोकॉल्स। सो अभी जो ओवरवेट लोग हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपका प्रॉपर वेट आप आपके हाइट से और बीएमआई से निकाल सकते हो। तो मेरा सेशन होने के बाद सभी लोग आपका प्रॉपर वेट निकालिए। उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आप ओवरवेट हो, आप नॉर्मल वेट हो या अंडरवेट हो। ठीक है? तो अभी ओवरवेट लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो समझो आपका वज़न 3 केजीज़ से मोर है, मतलब समझो आपका आइडियल वज़न 50 केजीज़ है, जो आपने निकाला है। उसके ऊपर से आप अगर 3 केजीज़ भी मोर हो, तो आपको आपकी तुरंत इमीडिएटली केयर लेना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर है, तो भी आपको आपके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और अगर समझो आपका बीएमआई 30 ही है, तो बहुत ही अलार्मिंग है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए ओवरवेट लोगों के लिए हमने आपको बताया कि आपको स्मूदीज़ लेनी है। तो ग्रीन स्मूदी होती है, जो ओवरवेट लोगों को हम सजेस्ट करते हैं।
तो ये स्मूदी जो है आपको 2 टाइम लेनी है, दिन में 2 टाइम लेनी है। आप सुबह और शाम 2 टाइम ले सकते हो। यानी आपको क्या करना है, एक बहुत ही आसान तरीका है। आप स्मूदी बना के रखिए, 1 लीटर स्मूदी बना के रखिए। तो 500 एमएल टू 1 लीटर ऑफ स्मूदी आपको 1 बजे तक धीरे-धीरे लेनी है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको ब्रेकफास्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाद में जो बची हुई स्मूदी है, आप वो पूरे दिन में सिप बाय सिप ले सकते हो। पर इसमें हमको समर में थोड़ी-सी एहतियात बरतनी पड़ती है क्योंकि हम लोग ग्रीन स्मूदी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालते हैं, है ना? तो वो समर में खराब होने की संभावना हो सकती है और हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। हम उसको फ्रिज में रख नहीं सकते। तो हमको क्या करना है, हमको उसको फ्रेश ही बनाना है। हमको उसको बना के स्टोर नहीं रख करना है, हमको उसको फ्रेश ही बनाना है। तो अगर हो सके तो आप ये जो स्मूदी बना रहे हो, वो सुबह भी बनाइए और शाम को भी फ्रेश बनाइए। ठीक है? आपका जो खाने का प्रमाण है ज वो आपको 40% बाय 25% बाय 25% बाय 10% ऐसे रखना है। यानी क्या कि 40% आपको सैलेड लेना है। आपका जो मील है उसका मेजर पार्ट आपको लेना है सैलेड्स, ठीक है? बाद में 25% जो है आपकी सब्ज़ी, ग्रेवी, आपकी दाल, सूप और जो कुछ वाली सब्ज़ी आप लेते हो, वेजिटेबल जो आप लेते हो वो लेना है। बाद में 25% जो है वो आपकी रोटी होती है, ज्वार की रोटी हो या होल व्हीट की रोटी हो, वो आपको लेनी है। और ओवरवेट पेशेंट जो है, उनको उनका 10% जो पेट है, वो खाली रखना है। उनको पूरा नहीं खाना है, उनके उनके एपेटाइट एपेटाइट जितनी है, उससे थोड़ा-सा कम खाना है। अपना पेट खाली रखना है, ठीक है? पूरा का पूरा नहीं खाना है, जितना अपना पूरा पेट भरता है, उतना नहीं खाना है, ठीक है? तो हम हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? तो स्टार्ट योर डे विद डिटॉक्स वाटर। अभी तक तो आपको सबको मालूम हो गया होगा कि डिटॉक्स वाटर क्या होता है। मतलब डिटॉक्स वाटर यानी दालचीनी, हल्दी, आंवले का जो हम सुबह-सुबह पानी लेते हैं, उसको हम डिटॉक्स वाटर करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को हमको डिटॉक्स रखना है, हमारी बॉडी को क्लीन करना है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखना है। इसलिए डिटॉक्स वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। बाद में आप एबीसी जूस ले सकते हो, बी6 जूस ले सकते हो, ग्रीन स्मूदी ले सकते हो, रेड स्मूदी ले सकते हो। लौकी का जूस बहुत ही लाभदायक होता है। लौकी की सब्ज़ी आप वीक में 2-3 बार ले सकते हो। लौकी का जूस भी ले सकते हो। सुबह-शाम भी आप लौकी का जूस ले सकते हो। ऐश गॉर्ड का जूस जो होता है, वो भी बहुत लाभदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप आपके सुबह के टाइम में आप ले सकते हो। तो ओवरवेट पेशेंट्स को ग्रीन स्मूदी जो है वो रोज़ ही लेनी है और शाम के टाइम कभी-कभी हमको वही एक-एक चीज़ खाने के लिए बोर हो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रीन स्मूदी को एबीसी जूस से या बी6 जूस से या एशगॉर्ड के जूस से या लौकी के जूस से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। यानी क्या कि ग्रीन स्मूदी तो लेनी है, बट इसके साथ आप ये भी ले सकते हो। अब ग्रीन स्मूदी बनाने के लिए आप कोई भी सीज़नल और रीजनल लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो। लेकिन उसको बनाने के बाद उसको स्ट्रेन नहीं करना है। आपको उसको वैसे ही चबा के पीना है। उसको ऐसे लग करना है कि आप उसको पी भी सकते हो और चबा के भी खाना है उसको। इससे क्या होगा कि फाइबर इंटेक आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा और आपका जो डाइजेशन है, वो अच्छा हो जाएगा। तो ग्रीन स्मूदी जो है, उसको आपको स्ट्रेन नहीं करना है। एशगॉर्ड का जूस जो है, वो जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपको थायरॉइड है, अगर आपको आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको पालक अवॉइड करना चाहिए। यानी क्या कि आप कोई भी लीफी वेजिटेबल का स्मूदी बना सकते हो, सिर्फ पालक और अगर आपको थायरॉइड की प्रॉब्लम है और अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, तो आपको पालक अवॉइड करना है। और हम आपको बताएँगे कि मेथी मत यूज़ कीजिए क्योंकि मेथी की टेस्ट बहुत गंदी लगती है। इसलिए मेथी और पालक छोड़ के आप कोई भी लीफी वेजिटेबल की स्मूदी बना सकते हो। फिर आपको जो सैलेड लेना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 40% सैलेड लेना है, तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका है जो आप कैलकुलेट कर करके आपका सैलेड ले सकते हो। यानी क्या कि आपके वेट के 3 टाइम्स आपको सैलेड लेना है। यानी क्या कि अगर आपका वेट 50 केजीज़ है, तो 50 इंटू 3 यानी कि 150 ग्राम्स आपको सैलेड लेना है। और जो सैलेड आप खा रहे हो ना, उसको चबा-चबा के खाइए। चबा-चबा के स्लोली-स्लोली खाने से क्या होता है, हमको पेट भरा हुआ फीलिंग आती है और हमको ऐसे बार-बार भूख नहीं लगती है। हमको लगता है कि हमारा पेट भर गया है, तो हमको धीरे-धीरे खाना है उसको। ओके, ओके। मीनाक्षी जी पूछ रही है, प्रॉब्लम इज़ इट डिफिकल्ट टू ईट सैलेड इन विंटर्स एंड स्मूदीज़?
डिफिकल्ट टू ईट सैलेड्स। हाँ, मीनाक्षी जी करेक्ट है कि विंटर्स में हम सैलेड्स नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप वो जो सैलेड ले रहे हो, उसको आप थोड़ा-सा सौते कर लीजिए। उसको थोड़ा-सा आप टेस्टी बना के खा सकते हो। मतलब थोड़ा-सा ऑयल लेके, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लेके या कोई भी ऑयल लेके आप उसमें उसमें थोड़ा-सा पेपर डालिए, रेड चिली फ्लेक्स डालिए और आप उसको ले सकते हो। हाँ, तो थोड़ा टेस्टी बना के खाइए, थोड़ा टेस्ट चेंज कर थोड़ा-सी रेसिपी चेंज करके खाइए। आप कभी-कभी स्प्राउट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो सैलेड में। स्प्राउट को आप सौटे करके सैलेड में डालो या जो आप सैलेड ले रहे हो, उसको भी आप सौटे करके ले सकते हो। और विंटर्स में स्मूदी लेना टेस्टी नहीं है, आई नो, बट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि हमको हमारा वेट कम करना है, तो आपको स्मूदी लेनी पड़ेगी। तो स्मूदी के लिए आप थोड़ा-सा वार्म वाटर तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले सकते हो। और स्मूदी आप फिर सुबह ही ले लेना, शाम को आप कोई जूस ले सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हाँ, ठीक है मीनाक्षी जी? या ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सो एनिमा जो आपको लेना है, वो आपको वीकली ट्वाइस लेना है। सॉरी। और आपको जूस फिस्टिंग वीकली ट्वाइस लेना है। मतलब क्या कि आपको ये सारे जो आपको मैंने जूसेस बताए, वो आपको वीक में आप 2 बार 2 दिन ऐसा आप जूस फिस्टिंग भी कर सकते हो। फिर जैसे हमने आपको बताया है कि जो एनिमा का प्रोटोकॉल हमने स्टार्ट किया है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, वो लोग सिर्फ सुन लीजिए और जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिनका हो गया है, उनको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो जो एनिमा का प्रोटोकॉल जो ओवरवेट लोग हैं, उनको हम बोलते हैं कि उनको एनिमा जो है थैंक यू मीनाक्षी जी। गुड आइडिया, थैंक्स। ओके, वेलकम मीनाक्षी जी। सो जो हम कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, सो जो हम ओवरवेट पेशेंट्स हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि जो एनिमा है, उनको 21 डेज़ एनिमा लेना होता है। बाद में हम उसको अल्टरनेट डेज़ करते हैं 15 डेज़ के लिए, उसके बाद वीकली ट्वाइस होता है और फिर वीकली वन्स होता है। सो ऐसे आपका एनिमा का प्रोटोकॉल होता है। जिनको ऑलरेडी हो गया है उनको मालूम होगा और जिनका अभी आने वाला है उनको तो हम बताएँगे ही जब आपका एनिमा का प्रोटोकॉल आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि सिंगल ग्रेन पैटर्न फॉलो करना है। सिंगल ग्रेन पैटर्न मतलब क्या कि अगर आप लंच या डिनर में रोटी खा रहे हो तो राइस को अवॉइड कीजिए और अगर आप राइस खा रहे हो तो रोटी को अवॉइड कीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी-कभी हमारा मन करता है कि हम रोटी भी खाएँ और हम राइस भी खाएँ। तो कभी-कभार आप ले सकते हो, बट यूजुअली जस्ट स्टिक टू 1 ग्रेन एट अ टाइम। मतलब क्या कि अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी खाइए, उस दिन राइस अवॉइड कीजिए और अगर आप राइस खा रहे हो तो राइस ही खाइए। तो राइस में जैसे आप जानते हो कि आप ब्राउन राइस लेना है या पैराबॉइल्ड राइस लेना है, ठीक है? फिर अभी सबसे आजकल जो चलती में चल रहा है उसका नाम है मिलेट्स। मिलेट्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, मिलेट्स खाना बहुत ही अच्छा रहता है और स्पेशली अगर आप रात में मिलेट्स लोगे, आप रात में मिलेट्स का उपमा बना के ले सकते हो, रात में मिलेट्स का चीला बन सकता है, मिलेट्स की खिचड़ी बना के ले सकते हो। अगर आप रात के डाइट में, रात के खाने में आप मिलेट्स लोगे तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत जल्दी कम आ जाएगा और वो मेंटेन भी रहेगा। सो मिलेट्स आप सुबह भी ले सकते हो और शाम में भी, रात में भी ले सकते हो। ठीक है? अभी तो हम इंसान हैं, हमको भूख लगेगी, ऐसा तो नहीं है और विंटर्स में जैसे मीनाक्षी जी ने बोला कि विंटर में बहुत भूख लगती है। सो हमको अगर समझो बीच में भूख लगती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सैलेड ले सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आप जैसे आलमंड्स ले सकते हो या आप जो आलमंड्स या फिर आप चने ले सकते हो, फुटाने ले सकते हो या मुरमुरा ले सकते हो, मखाने ले सकते हो या फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हो। ठीक है? तो हंगर पैंट्स तो होंगे ही, विंटर में ज़्यादा ही होगा, तो ये सारी चीज़ें आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये हो गया हमारे डाइट का पार्ट। अभी हम जाते हैं हमारे एक्सरसाइज़ के ऊपर। जैसे हमारा डाइट इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरवेट जो पेशेंट्स हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने लिम्फेटिक एक्सरसाइज़ करना चाहिए। लिम्फेटिक एक्सरसाइज़ यानी क्या? शेकिंग, प्रेसिंग, टैपिंग, हिटिंग। हाँ, इससे क्या होता है हमारा जो ज़्यादा ओवरवेट है, हमारा जो मतलब एक्सेस ऑफ वेट है, जो एक्सेस ऑफ शुगर है, वो हमारे सारे लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक सिस्टम में वो स्टोर हो जाता है, वो वहाँ पे रह जाता है। तो अगर हम ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, लिम्फेटिक एक्सरसाइज़ करेंगे, तो ये सारे हमारे शरीर से निकलने में हेल्प होती है। इसीलिए लिम्फेटिक एक्सरसाइज़ हमको करना बहुत ज़रूरी है। फिर कार्डियो एक्सरसाइज करना है। कार्डियो में जैसे मैंने आपको बोला कि आपको वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, आपको कोई गेम अच्छा लगता है तो वो आप कर सकते हो, जिम में जा सकते हो। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है क्योंकि जैसे-जैसे आपका वज़न कम होगा, आपकी बॉडी लूज़ हो जाएगी, आपके मसल्स लूज़ हो जाएँगे, तो उसको टोन करने के लिए हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज होता है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप खाना खाने के बाद
एक 2 एंड हाफ आवर्स के बाद आप स्टेप अप डाउन कीजिए। यानी 60 स्टेप्स आपको ऊपर चढ़ना है और 60 स्टेप आपको नीचे आना है। वो आपको करना है। वो आ जाता है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज में। और नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइजेस है जो आपको आपको मालूम ही होंगे, आपने नेहा मैडम के सेशंस देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, वो रिलीज होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। उससे हमारे शुगर लेवल्स अच्छे से कम हो जाते हैं। इसीलिए हमको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। और जैसे हमको कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, वैसे ही हमको योगा मेडिटेशन भी करना है। और मेडिटेशन में मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हमको ग्रैटिट्यूड फीलिंग रखनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड यानी क्या? थैंक यू की भावना। अगर आपको किसी ने कुछ अगर आपको किसी ने खुश किया है, अगर आपको किसकी वजह से आपको खुशी मिली है, आपका दिन अच्छा गया है, तो रात को सोते वक़्त आँखें बंद करने के बाद, बेड पे जाने के बाद उस इंसान को आप थैंक यू बोलिए। आप अपने मम्मी-डैडी को थैंक यू बोल सकते हो, आपके बच्चों को बोल सकते हो, आपके वाइफ हस्बैंड को बोल सकते हो या किसी भी ऐसे इंसान को थैंक यू बोलना है, जिसने आपके फेस पे उस दिन स्माइल लाई है। ऐसे करने से क्या होगा कि अगर आप आप उस घटना को बारे में सोचोगे, आप उस इंसिडेंट के बारे में सोचोगे, तो ऑटोमैटिकली आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी और आपके फेस पे स्माइल आने के बाद आपका जो टेंशन है, आपका जो स्ट्रेस है, वो सारा कम हो जाएगा, वो सारा चला जाएगा और आपको हैप्पी फीलिंग आएगी। इसलिए ग्रैटिट्यूड करना है एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर कुछ बुरा आपके साथ हुआ है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो उसको फॉरगेट कर दीजिए, उसको फॉरगिव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटल पीस अच्छी रहेगी और आपको अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस चला जाएगा। सो ग्रैटिट्यूड, फॉरगिव एंड फॉरगेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये आप करते ही होंगे, बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? और एक बात हम कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ईज़ी है कि जभी भी हम बात करेंगे, जभी भी हम किसी से बात करेंगे या जभी भी हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हम सिर्फ़ कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। हम किसी के बारे में कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। क्योंकि कंप्लेंट करने से क्या होता है, हम फिर से वही बैड मेमोरीज़ में चले जाते हैं और हमारा मूड खराब हो जाता है और हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम मतलब बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही प्रयत्नपूर्वक हम सिर्फ़ कॉम्प्लीमेंट्स ही देंगे। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। ऐसा अगर आप 7 दिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमको इसकी हैबिट करनी है ना? तो आप 7 दिन ट्राई कीजिए, फिर चौथा दिन ट्राई कीजिए, फिर 21 डेज़ के बाद आपकी ये हैबिट बन जाएगी। तो ये आप आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है? ओके। सो संध्या जी बोल रही है कि वो ऑलरेडी कर रही है। वेरी गुड संध्या जी, गुड गोइंग। जो स्मूदी का मैंने बताया ना वो। ओके। हाँ, इसमें मैंने आपको मेरा आपका बताना रह गया कि आप जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट जो लेते हैं ना, वो जो ग्रीन स्मूदी है और जूसेस है, अगर आपको भूख है तो आप बाद में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो या जो हमने आपको ब्रेकफ़ास्ट बताया है, चीला है, मूँग दाल का चीला है या स्प्राउट्स है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये ओवरवेट होने के बाद अभी हम चलते हैं नॉर्मल वेट। अभी आपने आपका वेट कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चल गया आपका नॉर्मल वेट है। सो नॉर्मल वेट जिनका है, उनको भी तो उनको मेंटेन करना है। तो वो मेंटेन करने के लिए क्या-क्या फॉलो करना है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद डिटॉक्स वाटर। ठीक है? फिर बाद में आपको डे स्टाइल ब्रेकफास्ट लेना है। यानी क्या करना है, आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, जो हमने आपको फ्रूट्स बताए हैं। एक सिट्रस फ्रूट लेना है, एक नॉर्मल फ्रूट लेना है। ठीक है? उसके बाद आपको जो स्मूदी हमने आपको बताई है कि ग्रीन स्मूदी है, व्हाइट स्मूदी है, रेड स्मूदी है। तो आप हफ्ते में 2 दिन ग्रीन स्मूदी ले सकते हो, 2 दिन रेड स्मूदी ले सकते हो, 2 दिन व्हाइट स्मूदी ले सकते हो। फिर अगर आपको भूख है स्मूदी लेने के बाद भी, तो आप स्प्राउट्स ले सकते हो। स्प्राउट्स में मुझे आपको ये बताना है कि जो स्प्राउट्स है ना, वो आपको हमेशा पका के ही लेने हैं। क्योंकि अगर आप स्प्राउट्स कच्चा खाओगे, तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको गैसेस हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है। इसीलिए हमको स्प्राउट्स हमेशा पका के ही लेने हैं। फिर आप इडली डोसा ले सकते हो और अप्पम बना के ले सकते हो या उत्तपम बना के ले सकते हो। लेकिन इसके लिए जो राइस होता है, वो आपको हमेशा पैराबॉइल्ड राइस या ब्राउन राइस ही लेना है। फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को आपको क्या करना है कि आपको उसको रात में सोक करके रखना है। यानी क्या कि आलमंड्स और बादाम जो आलमंड्स और अखरोट जो होता है, वॉलनट्स जो होता है, वो आपको रात में पानी में भिगो के रखना है और दूसरे दिन सुबह आपको उसको लेना है। तो इससे क्या होगा, वो डाइजेशन करने में उससे आसानी होती है और उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम जब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो उसको ओवरनाइट सोक करके ही हमको उसको लेना है।
मोहम्मद शरीफ जी पूछ रहे हैं कि अंडरवेट लोगों के लिए क्या करना है? तो उसका आंसर भी मैं देने वाली हूँ मोहम्मद जी। अब मेरे अगला स्लाइड है जो अंडरवेट लोगों के लिए है, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है? ओके। सो ब्रेकफास्ट होने के बाद जो प्रोपोर्शन होता है खाने का, वो प्रोपोर्शन के लिए हमको 40:35:20 प्रोपोर्शन लेना है। यानी क्या कि 40% जो है हमारे खाने का सैलेड होना चाहिए, 35% जो हमारी सब्जी है, ग्रेवी है वो होनी चाहिए और 25% हमारे ग्रेन्स यानी रोटी, रोटी होती है वो लेनी चाहिए। तो रोटी में आप होल व्हीट की रोटी ले सकते हो, ज्वार की रोटी ले सकते हो, बाजरे की रोटी ले सकते हो, जो आपको पसंद है और जो सीज़न के वाइज़ है, ठीक है? वो आप ले सकते हो। बाद में जो नॉर्मल वेट लोग हैं, उन्होंने सिर्फ फास्टिंग जो होता है वो 15 टू 16 आवर ही फास्टिंग करना चाहिए। और ओवरवेट लोगों के लिए मैंने बोला कि आप 24 आवर्स भी फास्टिंग कर सकते हो या 18 आवर्स फास्टिंग कर सकते हो। और जो नॉर्मल लोग हैं, वो 14 टू 16 आवर्स फास्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? उनको अगर लगे तो वो 24 आवर्स फास्टिंग भी हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं। तो 24 आवर्स फास्टिंग में क्या करते हैं कि हम पूरा दिन जूसेस लेते हैं और हम लोग पकाया हुआ कोई खाना नहीं खाते हैं और शाम को जो होता है वो हम आपको बोलते हैं कि आप खिचड़ी खाओ या आप दलिया खाओ या आप मिलेट्स ले सकते हो। तो 24 आवर्स फास्टिंग भी आप कर सकते हो। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वीकली 2 डेज़ रेड डेज़ लेना है, 2 डेज़ व्हाइट डे फॉलो करना है और 2 डेज़ ग्रीन डे फॉलो करना है। अब ये डेज़ मतलब क्या? तो जिस दिन आपका रेड डे है, तो उस दिन आपको रेड चीज़ें ही खानी है। यानी क्या कि सुबह आप जो फ्रूट्स खाओगे वो रेड कलर का होगा, वो एप्पल हो सकता है या अनार हो सकता है या कोई भी स्ट्रॉबेरीज़ हो सकती है, वो रेड कलर की होनी चाहिए। जो आप सूप लेते हैं, वो टोमेटो का ले सकते हैं या गाजर का ले सकते हैं, रेड कलर का कोई भी सूप आप ले सकते हो। फिर जो सब्जी होती है वो आप राजमा ले सकते हो या रेड लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो। जो कोई भी वेजिटेबल है वो रेड कलर की है, वो आपको यूज़ करनी है। और रात का जो खाना है उसमें भी आपको रेड चीज़ें ही लेनी है। जिस दिन ग्रीन डे होता है, उस दिन आपको सारी ग्रीन चीज़ें लेनी है। यानी क्या कि आपको ग्रीन सब्जी लेनी है, ग्रीन सूप लेना है और ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। और जिस दिन व्हाइट डे होता है और इन डेज़ में भी आपको रेड डे के दिन आपको रेड स्मूदी लेनी है, यानी B6 जूस है, ABC जूस है वो लेना है। ग्रीन डे के दिन आपको ग्रीन स्मूदी लेनी है, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स की स्मूदी लेनी है और व्हाइट डे के दिन आपको फोर्टिफाइड स्मूदी लेनी है, यानी कि उसमें आपको सारे ड्राई फ्रूट्स और सारे जो सीड्स डाल के आप उसको अच्छे से हेल्दी बना के ले सकती हो। तो नॉर्मल वेट वाले लोगों को आपको वीक में 2 दिन रेड डे, 2 दिन व्हाइट डे और 2 दिन ग्रीन डे लेना है। और जो ओवरवेट लोग हैं, उनको व्हाइट डे अवॉइड करना है, उनको सिर्फ ग्रीन डे और रेड डे ही करना है। ठीक है? यानी क्या आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो आपके वीक को ओवरवेट वालों के लिए बता रही हूँ कि एक दिन मतलब मंडे इज़ ग्रीन डे सो ट्यूसडे आप रेड डे कर सकते हो, फिर अगेन वेडनेसडे इज़ ग्रीन डे, थर्सडे इज़ रेड डे ऐसा आप अल्टरनेट कर सकते हो। ठीक है? व्हाइट डे उनको नहीं करना है, ओवरवेट वाले लोगों को। जो नॉर्मल वेट वाले लोगों को है, उनको वीक में 2 दिन रेड डे, 2 दिन व्हाइट डे और 2 दिन ग्रीन डे ऐसे फॉलो करना है। ठीक है? और जो हम सैलेड खाते हैं, ये सभी लोगों के लिए लागू पड़ता है कि जो हम सैलेड लेते हैं, वो थोड़ा-सा 15-20 मिनट आप पहले लोगे खाने के लिए तो भी चलेगा या फिर आप खाने के प्लेट में भी ले सकते हो, कोई उसमें कोई ये नहीं है। पर अगर हो सके तो आप पहले ले सकते हो। मतलब जो सैलेड और सूप हम लेते हैं, वो हमको खाना खाने के थोड़ा पहले लेना चाहिए। ठीक है? क्योंकि हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो आप सुबह तो आप सैलेड लेना, लेकिन रात का जो डिनर है, उसमें आपको ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं। लिक्विड्स यानी क्या कि आपको सूप हो, दाल का पानी हो, रसम हो, सांभर हो या दाल का पानी हो, ये आप सब ले सकते हो। सोलकढ़ी है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको रात में ज़्यादा लेनी है, मतलब सैलेड्स कम लेना है और लिक्विड ज़्यादा लेना है। इसका कारण ये है कि रात में अगर आप सैलेड लोगे तो आपको गैसेस हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि कोई भी वेट का हो, मतलब नॉर्मल वेट हो, अंडरवेट हो या ओवरवेट हो, इन सभी के लिए सुबह सैलेड्स खाएँ ज़्यादा और रात में लिक्विड्स खाएँ ज़्यादा। ठीक है? ओके। सो ये हो गया। तो सैलेड लेना है फिर बाद में आप दाल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ खा सकते हो। ठीक है? बाद में आप ऐशगॉर्ड जूस, B6 जूस, ग्रीन स्मूदी, रेड स्मूदी, ABC जूस, फोर्टिफाइड स्मूदी जो कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगता है लेने के लिए और वैरायटी बना के आप ले सकते हो। क्योंकि अगर आप वही चीज़ रोज़-रोज़ खाओगे तो आपको बोर हो जाएगा। सो आपको आपका जो खाना है, आपकी जो स्मूदीज़ है उनको टेस्टी बनाना है, उनको अच्छा बनाना है, आपको खाने की इच्छा होनी चाहिए, आपको स्मूदी पीने की इच्छा होनी चाहिए। सो आपको वैसे उसको प्लान करना है। डाइट के बाद आ गया वॉकिंग। आपको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, वेट ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेचेस करना है, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, ज़ुम्बा, नाइट्रो ऑक्साइड डंप, सारी जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, वो आपको प्लान करनी है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि अल्टरनेट डेज़ कर सकते हो कि एक दिन आपने कार्डियो किया, तो दूसरे दिन आप वेट्स लो, फिर तीसरे दिन फिर से कार्डियो करो, फिर बाद में चौथे दिन आप फिर से वेट्स लीजिए और एक डे जो है, 1 डे जो है,
कोई भी डे जो आपको चाहिए, जो आपको छुट्टी का दिन होगा, उस दिन आप रेस्ट डे करो। ये सारे लोगों के लिए लागू पड़ता है। मतलब अंडरवेट, नॉर्मल वेट और ओवरवेट, ये सारे लोगों के लिए ये लागू पड़ता है कि 1 डे जो है वो रेस्ट डे रखना रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो पूरा वीक एक्सरसाइज करने के बाद संडे का दिन या जो कुछ भी आपकी छुट्टी का दिन है, उसको आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? मेडिटेशन करना है, योगा करना है और आपको अफर्मेटिव टॉक्स करना है। मतलब जो कुछ भी मैंने आपको पहले बताया कि आपको ग्रैटिट्यूड फॉरगेट एंड फॉरगिव और वो सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे, तो आपको यूनिवर्स सारी पॉजिटिव चीज़ें देगा। अगर आपको कोई चीज़ की इच्छा है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसको लगातार बोलते रहिए। तो उससे आपको पॉजिटिवनेस आएगा और आपको वो सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलेगी। शाहरुख खान जी का मूवी है, अ, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई चीज़ आप मतलब सच्चे दिल से इच्छा करोगे, तो पूरी कायनात आपको देने की कोशिश करती है। तो मैंने थोड़ा-सा लाइट मोड करने के लिए आपको बता दिया, क्योंकि यूजुअली फ़िल्म स्टार्स की बातें हमको याद रहती है, तो इट नॉट नेसेसरी उनकी आप बातें याद रखनी चाहिए, बट मैं सिर्फ़ बोल रही हूँ कि आप ये कर सकते हो कि हमेशा पॉज़िटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आप पॉज़िटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो वही आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करेगी, ठीक है? ओके, मीनाक्षी जी पूछ रही है कि इज़ बॉइल्ड स्प्राउट्स ओके और वी हैव टू सौटे इट? बॉइल्ड स्प्राउट्स इज़ ओके। आप कभी-कभी बॉयल भी कर सकते हो या कभी-कभी उसको सौटे भी कर सकते हो। आपको चेंज ऑफ टेस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। संध्या जी बोल रहे हैं कि आई एम टेकिंग जव रोटी, यू कैन टेक संध्या जी। मोहम्मद जी पूछ रहे हैं कि डेज़ कैसे डिसाइड करते हैं? तो डेज़ आपके हिसाब से आप ड डिसाइड कीजिए, जैसे अगर आपका नॉर्मल वेट है, तो आप कोई भी दिन 2 दिन वीक के आप ग्रीन डे कर सकते हो, मतलब आप अल्टरनेट भी कर सकते हो कि मंडे को आप ग्रीन डे करो। ये नॉर्मल वेट के लिए बोल रही हूँ मैं कि अगर नॉर्मल वेट है आपका मोहम्मद जी, तो आप मंडे को ग्रीन डे करो, ट्यूसडे को आप रेड डे करो, वेडनेसडे को आप व्हाइट डे करो। ऐसे डेज़ आप आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हो। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर वेट कि आपका वेट कैसा है। अगर अंडर वेट है तो आपको व्हाइट डे ही फॉलो करना है, रेड डे ही फॉलो करना है। और अगर आपका ओबेस है, आप ओवरवेट हो, तो आपको ग्रीन डे ज़्यादा लेना है, रेड डे ज़्यादा लेना है, व्हाइट डे कम लेना है। तो इट इज़ ऑन योर कन्वीनियंस। हाँ, थैंक यू मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी बोल रही है इट इज़ ट्रू अबाउट द यूनिवर्स मैम। येस, येस। अगर आप सच में कोई चीज़ चाहते हो, आपको चाहिए, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए, बहुत ज़्यादा बार उसको बोलिए। बोलने से भी वो इच्छा अपनी व्यक्त हो जाती है। सोचना तो है ही लेकिन बोलना भी है, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और हैबिट की बात जो है, ये जो मैंने आपको बताई है कि आपको अगर वो चाहिए तो आपको बार-बार उसको करना है, तो वो हैबिट बन जाएगी आपकी। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अंडरवेट का प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है? तो स्टार्ट योर डे विद डिटॉक्स वाटर। हमको डिटॉक्स वाटर को तो ऑप्शन ही नहीं है, हमको सुबह-सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर लेना ही है। फिर हमको डीएफएफ स्टाइल ब्रेकफास्ट लेना है, जैसे कि मूँग दाल का चीला है, बेसन का चीला है, बी6 जूस है, एबीसी जूस है, फ्रेश कोकोनट। अंडरवेट लोगों के लिए कोकोनट, फ्रेश कोकोनट है, वो बहुत वंडर्स काम करता है। इसलिए हमको कोकोनट ऑयल लेना चाहिए। हम हमारे खाने में कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आप फ्रेश कोकोनट भी खा सकते हो या आप चटनी खा सकते हो जो कोकोनट से बनी हुई है। आप आपके ब्रेकफास्ट में, आपके लंच में, आपके डिनर में कोकोनट का इंक्लूड ज़्यादा कीजिए, बेसन का इंक्लूड ज़्यादा कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे ऑयल्स मिलेगी और आपका वज़न बढ़ने में हेल्प होगा, ठीक है? अभी जो अंडरवेट लोग होते हैं ना, उनके मसल्स वो बहुत वीक होते हैं। उनके मसल्स को मतलब शक्ति नहीं होती, उनकी बॉडी में शक्ति नहीं होती। तो उनका मसल बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमको क्या करना है कि हम एग, फिश और चिकन ले सकते हैं। यूजुअली हम बताते हैं कि पहले 3 महीने हमको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बट कोई-कोई चीज़ें, कोई-कोई लोगों की एक्सेप्शन होती है कि अगर समझो हम बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट है, तो हमारे मसल्स वीक है, हमारा बॉडी वीक है, हमारी बॉडी लीन है, तो ऐसे में हमको प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो प्रोटीन हमको स्प्राउट से भी मिलते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट वी कैन आल्सो हैव एग्स, फिश एंड चिकन। तो ये भी हमको रोज़ नहीं खाना है। हम 1 वीक में 1 आध बार ये खा सकते हो। आप एग्स ले सकते हो, आप बॉइल्ड एग ले सकते हो, आप एग भुर्जी बना के ले सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको येलो पार्ट जो है उसको अवॉइड करना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर आपका लिपिड ज़्यादा है, तो आपको येलो पार्ट अवॉइड करना है, आपको सिर्फ व्हाइट यूज़ करना है, ठीक है? फिश भी आप ले सकते हो, फिश में बहुत अच्छी ऑयल्स रहती है, ओमेगा फैटी एसिड होता है, उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है और ये जो ओमेगा होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हम आपको ओमेगा कैप्सूल्स भी रिकमेंड करते हैं।
ठीक है? तो फिश जो है वो आप फ्रेश कोकोनट में आप उसकी ग्रेवी बना के ले सकते हो या आपको उसको कम ऑयल में शैलो फ्राई करके भी खा सकते हो। चिकन होता है, चिकन में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो चिकन भी आप हफ्ते में 1 आध बार ले सकते हो और उसको भी अच्छे से आप सौते करके ले सकते हो और ग्रेवी बना के भी खा सकते हो। ग्रेवी हम बताएँगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसको वेट कोकोनट में मतलब जो अपना कोकोनट होता है, उसमें बना के खाइए। ठीक है? इससे आपका मसल बिल्डिंग होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है? बाद में आपको हेल्दी नट्स लेना है। हेल्दी नट्स मतलब क्या कि जो मैंने आपको बताया कि आपको आलमंड्स लेना है, वॉलनट्स लेना है। ये तो आपको रोज़ लेना है। हर वेट के पेशेंट को आलमंड्स और वॉलनट्स खाना है रोज़। लेकिन अंडरवेट के लोगों के लिए क्या करना है कि बाज़ार में आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनल सीड्स मिलते हैं। जैसे कि चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप रोस्ट करके आप स्मूदी में भी डाल के ले सकते हो या आपको अगर स्मूदी में पसंद नहीं है, तो आप उसको लंच के बाद और डिनर के बाद ये सारी सीड्स एक साथ मिला के रखिए। चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स फ्लैक्स सीड्स और बहुत सारी अलग-अलग सीड्स मिलती है बाज़ार में, वो आप अच्छे से रोस्ट करके उनको एक बॉटल में रख दीजिए, एयरटाइट बॉटल में रख दीजिए और वो 1 चम्मच आप उसका मिक्सचर आप 1 चम्मच सुबह-शाम लंच या डिनर के बाद ले सकते हो, ठीक है? फिर आपको व्हाइट डे जो है, वो आपको करना है आपको व्हाइट डे फॉलो करना है 3 दिन और आपको स्मूदी भी लेनी है, फोर्टिफाइड स्मूदी आपको लेनी है, ट्वाइस लेनी है, ठीक है? जो अंडरवेट लोग हैं, उनको हम बोलते हैं कि उनको एनिमा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो वीकली ट्वाइस ले सकते हैं या वीकली वन्स भी ले सकते हैं। और जो नॉर्मल वेट लोग हैं, वो वीकली ट्वाइस या वीकली थ्राइस ले सकते हैं। और जो ओवर वेट है, वो अल्टरनेट डेज़ भी ले सकते हैं। ठीक है? और जो फास्टिंग है, जो मैंने बताया आपको कि फास्टिंग प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना है। यानी क्या? फास्टिंग जो होता है वो हम उसको रात के खाने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो आसानी पड़ती है। तो रात को आप 8 बजे अगर समझो खाना खाते हो तो उसके बाद 12 आवर्स काउंट कीजिए, यानी कि सुबह के 8 बजे तक आपको फास्टिंग रहना है। जो अंडरवेट लोग हैं उन्होंने कभी भी 12 आवर्स से ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है? अब अंडरवेट लोगों का जैसे मुझे किसी ने पूछा था शायद संध्या जी ने पूछा था मीनाक्षी जी ने पूछा था कि हमको सैलेड्स कितना लेना चाहिए? तो अंडरवेट जो लोग हैं उन्होंने सैलेड का प्रमाण थोड़ा कम किया तो भी चलेगा, ठीक है? तो थोड़ा सैलेड कम करेंगे और सब्जियाँ ज़्यादा खाएँगे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने सैलेड का प्रमाण 30 टू 40% भी लिया तो भी चलेगा। बाद में 35% सब्जी आपने सब्जी का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा करना है, फ्रूट्स का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा करना है और ग्रेन्स का प्रमाण उतना ही रखना है। ग्रेन्स का 25% को इंक्रीज़ नहीं करना है। तो जूस फिस्टिंग हो गया, डेज़ में कर सकते हो एक बार, ठीक है? आपको जो रीज़नल फ्रूट्स मिलते हैं और सीज़नल फ्रूट्स ले सकते हैं, वो आप ले सकते हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 पे नीचे है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेस ऑफ सैलेड्स, मोर ऑफ लिक्विड्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड मोर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है? हाई रिच प्रोटीन डाइट लेना चाहिए कि जिसकी वज़ह से हमारा मसल बिल्डिंग हो जाएगा। आप दाल राइस के साथ आपको एक ऑप्शन है कि आप वेगन घी भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम घी रिकमेंड नहीं करते हैं, पर जो वेगन घी होता है जो एनिमल बेस्ड घी नहीं होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपका थोड़ा-सा वज़न भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी में थोड़ी-सी स्निग्धता बन जाएगी। तो आप वेगन घी यूज़ कर सकते हो। आप दाल में घी डाल के यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी 1 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। रोटी, सब्ज़ी, दाल, राइस का प्रमाण सेम ही है, जो सब लोगों के लिए है। पर इनके लिए एक्सेप्शनल हम वेगन घी बोल सकते हैं कि आप ले सकते हो। फिर एक्सरसाइज़ जो है वो वही सेम है वॉकिंग, रेगुलर मसल गेन एक्सरसाइज़, वेट्स लेना है। वेट्स ज़्यादा मत लीजिए, वो 1 केजी इज़ इनफ आपके आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको वेट्स को लेना है, स्ट्रेचेज़ करना है, सूर्य नमस्कार करना है। और सारे सारे लोगों के लिए मैं सूर्य नमस्कार रिकमेंड करूँगी क्योंकि सूर्य नमस्कार से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा हो जाता है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है। तो सूर्य नमस्कार करना है। लिम्फैटिक एक्सरसाइज, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज ये तो सारे लोगों के लिए करना ही है। फिर अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिव और फॉरगेट ये तो करना ही है। ठीक है? नो कंप्लेंट्स, ओनली कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑलवेज बी हैप्पी। क्योंकि क्या होता है ना कि अंडरवेट हो या ओवरवेट हो, वो हमारे लुक्स में दिखता है। तो कभी-कभी क्या होता है ऐसे लोगों को थोड़ा-सा मेंटल ये हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कि मैं दिखने में अच्छे नहीं हूँ या मुझे लोग क्या बोलेंगे? तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी क्योंकि लुक से सब कुछ नहीं होता है, हमको हेल्दी होना है। तो जैसे ही आप हेल्दी बनोगे, आपके लुक्स भी अच्छे हो जाएँगे और ऐसा करने से आपका जो मेंटल जो आपको थोड़ा-सा लोअर सेल्फ एस्टीम हो रहा है या आपको आपके बारे में थोड़ा-सा लो फील हो रहा है, वो कम हो जाएगा।
इसीलिए ये सारे प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कीजिए और आप ये बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है ये सारा फॉलो करने के लिए, ठीक है? सो ऑलवेज़ बी हैप्पी इन एनी ऑफ द वेज़, ऑलवेज़ बी हैप्पी, ऑलवेज़ बी हेल्दी। हुँ? समुद्र जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर जी आई एम 66, माय डेली वॉकिंग इज़ 5 टू 6 किलोमीटर्स इन इंस्टॉलमेंट्स, सफिशिएंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़, बीएमआई इज़ 24 प्लीज़। ओके, सो आप 66 इयर्स पे भी इतना सारा वॉकिंग कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है समुंदर जी, कीप इट अप। और बीएमआई आपका 24 है तो इट्स ओके, आप धीरे-धीरे उसको कम कर सकते हो, ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन्स है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो मैंने आपको आज बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि आप आपका वो कैसे कंट्रोल कर सकते हो या आप कैसे आपका वेट मैनेज कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ एंड फिजिक एंड मेंटल स्टेट आल्सो। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? अ, अबरार जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ वेगन घी? कौन-सा ब्रांड लेना है? अबरार जी मैं आपको बता दूँगी, वेगन घी मतलब जो एनिमल का नहीं होता है, प्लांट बेस्ड जो होता है उसको वेगन घी बोलते हैं। तो उसका एक ब्रांड भी है जो मैं आपको कल बताऊँगी। ठीक है? आपके आपके ग्रुप्स पे हम बता देंगे कि आप कौन-सा ले सकते हो। ठीक है? किसी को और कुछ पूछना है? अभी मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा है अबरार जी, मैं आपको बता दूँगी। Okay. So hope so it was useful for you and thank you so much for joining. Thank you so much. बहुत सारे लोगों ने जॉइन किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन कि आपने आपका टाइम निकाला और ये वेबिनार देखा। थैंक यू सो मच। ओके। गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय बाय। बाय। संध्या जी बोल रही है कि उनको रेड स्मूदी की रेसिपी चाहिए। संध्या जी आप आपके डॉक्टर को पूछ रही है, पैनल डॉक्टर जो है ना वो आपको बता देंगे रेड स्मूदी क्या होती है। ओके, थैंक यू। रेड स्मूदी मतलब V6 जूस, एबीसी जूस है ना, उसको भी आप रेड स्मूदी बोल सकते हो। ठीक है? ओके, चलो। सो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। गुड नाइट।